हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से 3 टाइम नेट एंड 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। एनटी नेट के एग्ज़ाम में कॉमर्स सब्जेक्ट में आने वाले उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम हमने रखा है जेआरएफ सीरीज़ फॉर कॉमर्स। इस सीरीज़ में उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को शामिल किया जाएगा जो कि आपके लास्ट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने के वहाँ से पूरे चांसेस हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हम इस सीरीज़ में शामिल करेंगे और उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ उसमें कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आपको जो सीरीज़ है वो स्टार्टिंग से देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, क्या उसके टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, कौन से फैक्टर उसको इफ़ेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के साथ कैसे डिफरेंशिएट करता है, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट को समझने से पहले उसका आपको मीनिंग समझना काफ़ी ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें उन सभी सूटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट, शॉर्टलिस्ट, सेलेक्ट एंड अपॉइंट किया जाता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं या वो जॉब लेने वाले हैं। जी हाँ, एक पूरी ओवरऑल प्रोसेस को जिसमें सूटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, उनको फिर शॉर्टलिस्ट करना, देन उनको सेलेक्ट करना और बाद में उनको सही जगह पर अपॉइंट करने को ही रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अब टाइप्स होते हैं कुछ रिक्रूटमेंट के। सबसे पहली जो इसकी टाइप्स है वो है प्लान, यानी रिक्रूटमेंट प्लान तरीके से भी हो सकती है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। एक होती है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड तब काम आती है जब हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं या इंटरनल या हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि हमें इन फ्यूचर इतने मैन पावर की ज़रूरत होने वाली है। यानी फ्यूचर की एक्सपेक्टेंसी को, फ्यूचर की जितनी भी एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करके ही हम यहाँ पर एंटीसिपेट करते हैं कि हमें अपनी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है किस तरह से बनानी है। एक होती है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड तब होती है जब कोई रेजिग्नेट कर जाए, किसी की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट, इलनेस या कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड नीड्स आ जाए। उस केस में हम अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट पॉलिसी या रिक्रूटमेंट टाइप्स को अपनाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट की। बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला तो इसमें है अट्रैक्ट करते हैं इसमें हम मैन पावर को, और साथ ही साथ जितने भी अप्लाई हैं, जितने भी एप्लीकेंट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं उनको एम्पावर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसको एक पॉजिटिव इम्प्रेशन के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है और इंगेज करवाया जाता है लोगों के साथ, ताकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को समझ सकें। तो ये इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं रिक्रूटमेंट को करने की। प्रोसेस क्या होती है, यानी कौन कौन सी प्रोसेस से होकर एक रिक्रूटमेंट गुजरती है। सबसे पहले इसमें प्लान बनाना होता है, यानी रिक्रूटमेंट प्लान। रिक्रूटमेंट प्लान में हम देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ से की जाएगी, कौन कौन से इसमें मेथड लिए जाएंगे, कौन कौन से सोर्सेज लिए जाएंगे, किस तरह से हमारी जो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो चलने वाली है। जब हम पूरी तरह से प्लान बना लेते हैं फिर हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है रिक्रूटमेंट का, जिसमें उन सभी बातों को शामिल किया जाता है जो कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज़ होने वाली है। जी हाँ, यानी रिक्रूटमेंट में आप रिक्रूटमेंट कहाँ से करोगे, कौन से सोर्सेज से करोगे, कैसे फैक्टर अपनाओगे, या जो आपका रिक्रूटमेंट मेथड है शॉर्ट लिस्टिंग का हो चाहे सेलेक्टिंग का हो वो किस तरह का होगा, वो हम स्ट्रैटेजी में ही रखते हैं। देन हम करते हैं डिटरमाइनिंग सर्च ऑपरेशन, यानी हमें जो अपनी मैन पावर चाहिए वो कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से होगी वो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर उसको देगा, या फिर लेबर मार्केट से वो हमारी जो मैन पावर है वो आएगी। यानी यहाँ पर सोर्सेज का पता लगाया जाता है। देन आता है स्क्रीनिंग प्रोसेस, यानी जब हम अट्रैक्ट कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, यानी उनमें देखी जाती है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करते हैं या नहीं।
अगर करते हैं तो उनको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे ले जाया जाता है, अदरवाइज़ उनको वहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। लास्ट आता है मॉनिटरिंग और फीडबैक, यानी ये पूरी की पूरी जो ओवरऑल प्रोसेस है ये किस तरह से हुई, कहाँ तक इसकी इफ़ेक्टिवनेस थी, जो हमने प्लानिंग की थी वो कितनी इम्प्लीमेंट हो पाई, उन सब को देखा जाता है मॉनिटरिंग में। और अगर वो सही निकलती हैं, सब किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, तो फीडबैक दिया जाता है आगे हायर अथॉरिटीज़ को। तो ये एक टिपिकल रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को। दो तरह के फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आ जाती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यानी किस तरह की उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ज़्यादा लोगों को रखना पसंद करते हैं, कम लोगों को रखना पसंद करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी जो आपकी रिक्रूटमेंट है, जो सिलेक्शन है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर ही डिपेंड करती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्योंकि हम उन सभी बातों को रखते हैं जो कि आपको फ्यूचर के मैन पावर के लिए अट्रैक्ट करती है। साइज़ ऑफ द फर्म, यानी फर्म की क्या साइज़ रहने वाली है, चाहे अगर मान लो बड़ी है फर्म तो उसके लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, छोटी है तो हमें कम मैन पावर की ज़रूरत होगी। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, जितनी ज़्यादा कॉस्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है उतनी रिक्रूटमेंट हमें करेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि वो इन फ्यूचर ग्रोथ करने वाली है या इन फ्यूचर एक्सपेंड करने वाली है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो ये थे कुछ इसके इंटरनल फैक्टर। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे सप्लाई एंड डिमांड, यानी कितनी सप्लाई की ज़रूरत है और कितनी डिमांड हम आगे करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी देखा जाएगा कि मार्केट में हमारे जो पोटेंशियल मैन पावर है उनकी कितनी सप्लाई है। लेबर मार्केट इसी से ही रिलेट करता है ये भी, यानी इसमें भी ये देखा जाता है कि लेबर मार्केट में कितने मैन पावर है और कितनी उनकी डिमांड है और कितनी उनकी सप्लाई है। इमेज एंड गुडविल, जिस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जितनी अच्छी होगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ में ही जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो इमेज है, जो इनकी गुडविल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लोग इसके लिए सालों से मेहनत करते हैं। पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट, जिस कंपनी की ये जो तीनों एनवायरनमेंट पर कमांड अच्छी होगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूटमेंट करना पसंद करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिस सिटी की, जिस स्टेट की या जिस कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पोस्ट निकली है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे उसको लेने के लिए। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन, यानी जो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जैसा प्रोडक्ट बना रही है, वो कौन सी पॉलिसी अपना रही है, उसी को देखकर ही हम अपनी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो अपनाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल फैक्टर हैं जो कि रिक्रूटमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर में आता है और कौन सा इंटरनल फैक्टर में आता है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर इसको अच्छे से याद करके आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, यानी रिक्रूटमेंट हमने जान लिया, लेकिन ये सिलेक्शन से किस तरह से अलग है, क्योंकि कहीं कहीं हम जब क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है, वैसे तो हमें रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से मॉड्यूल कर दिया जाता है कि जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, उसमें कन्फ्यूज़न हमें कहीं ना कहीं हो जाती है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है कि इसका काम तो है सर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को उनको इनकरेज करना अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन का काम उसके बाद शुरू होता है, यानी जितने लोग अप्लाई कर चुके उसके बाद उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। अप्रोच, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पर। ये एक नेगेटिव अप्रोच है क्योंकि इसमें सिर्फ बेस्ट को ही सिलेक्ट किया जाता है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करवाना। और सिलेक्शन, जिसका मतलब होता है यहाँ पर मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट उसमें से पिक करना और बाकी को रिजेक्ट कर देना। की फैक्टर यानी इसमें जो काम किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग की जाती है जॉब की, जबकि इसमें कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है। सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहले रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। प्रोसेस, इसमें हम प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस वैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं
इसमें सबसे पहले वैकेंसीज नोटिफाइड की जाती है, फिर उसके सोर्सेज देखे जाते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर बनाया जाता है और उसको आगे फर्दर किसी टेलीविज़न के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू वहाँ पर दे दिया जाता है। सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं। सबसे पहले फॉर्म सबमिट करवाया जाता है, एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, स्क्रीनिंग होती है, मेडिकल टेस्ट होता है। उसके साथ ही ये जो पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है वो चलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, यहाँ पर आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता, जबकि सिलेक्शन में आप एम्प्लॉई बन जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बन जाता है। मेथड की अगर बात करें, रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है और सिलेक्शन को एक्सपेंसिव कहा गया है, क्योंकि सिलेक्शन में काफ़ी सारे टेस्ट रखे जाते हैं, इंटरव्यू रखा जाता है जिसमें टाइम भी लगता है और मनी भी लगती है, जबकि रिक्रूटमेंट एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन इकोनॉमिकल है। तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जो डिफरेंस है बेसिक, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिक्रूटमेंट में से, हर बार एनटीए नेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है। तो सोर्सेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम अपनी जो मैन पावर है उसको उठाते हैं। एक्सटर्नल का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो हैं, चाहे वो वर्ल्ड हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ से जब हम मैन पावर को सेलेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उसको एक्सटर्नल सोर्सेज कहा जाता है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है यहाँ पर, यानी जब आप नीचे वाले एक कैंडिडेट को प्रमोट कर देते हैं अपर लेवल पर। फॉर एग्जांपल, एक क्लर्क की पोस्ट है और हमें सुपरवाइज़र चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर जो पोटेंशियल क्लर्क है, यानी जो क्लर्क के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो सुपरवाइज़र बन सकता है, तो हम बाहर से बंदा ना बुलाकर उसी क्लर्क को ही सुपरवाइज़र की पोस्ट पर प्रमोट कर सकते हैं। तो वहाँ से उसकी जो रिक्रूटमेंट टाइप है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है। ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, ए डिपार्टमेंट में एक क्लर्क काम कर रहा है और बी डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की वैकेंसी है, तो वहाँ से क्या करेंगे, ए डिपार्टमेंट वाले को बी डिपार्टमेंट में यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देन आता है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग का मतलब होता है, ये बेसिकली प्रमोशन का ही एक पार्ट है। प्रमोशन में आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका जो स्टेटस है वो बढ़ता है, जबकि अपग्रेडिंग में आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी पोस्ट थी जो खाली हो गई, अब क्या किया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाएगा उस पोस्ट का। जैसे हम देखते हैं एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इस तरह से जब एक्स्ट्रा चार्ज उसको दे दिया जाता है तो उसको अपग्रेडिंग कहा जाता है। डिमोशन, प्रमोशन का उल्टा होता है डिमोशन, यानी जब क्लर्क से नीचे वाली कोई पोस्ट पीएन की मान लो खाली हुई है, तो उस क्लर्क को डिमोट करके पीएन बना दिया जाएगा, जिससे वो पीएन की जो रिक्रूटमेंट है वो कर दी जाएगी। रिटायर्ड एम्प्लॉय, कई बार क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जब एक्सपीरियंस एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, यानी हमारा काम ही ऐसा होता है कि हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को वापस से रिक्रूट कर लिया जाता है। रिट्रेंच एम्प्लॉय, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर देती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास उस समय इतना फंड नहीं होता या उस समय उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो अपने एम्प्लॉय को रख सके, तो वो कुछ समय के लिए रिट्रेंच कर देती है और जब वापस से उसकी कंडीशन ठीक होती है तो एम्प्लॉयज़ को वापस से रिक्रूट कर देती है। तो ये हैं उसके कुछ इंटरनल सोर्सेज जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सोर्सेज की अब हम बात करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहला आता है एडवर्टाइजमेंट, और अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट भी कौन सा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो हम रिक्रूटमेंट देखते हैं, हम अपनी नौकरी की जो तलाश करते हैं वो इंटरनेट पर करते हैं। कुछ वेबसाइट्स भी इसके लिए बनाई गई हैं, जैसे कुछ फ्री जॉब अलर्ट, यानी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट करती है इन रिक्रूटमेंट का। वहाँ पर हम देखते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम उस पोस्ट को फिल कर देते हैं। तो एक अच्छा मीडियम है, एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है किसी रिक्रूटमेंट को करने के लिए। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस का मतलब होता है कि आपके कॉलेज से जब कोई पिकअप किया जाता है कैंडिडेट्स, उसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। आपने भी देखा होगा जब आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तो कुछ कंपनीज़ आपके कॉलेज में आई होंगी, उन्होंने रिक्रूटमेंट की होगी अपनी कंपनीज़ के लिए, तो उसी को ही कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज़, कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज ऐसी बन जाती हैं जिनके पास कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर की ज़रूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट ना करके इन प्लेसमेंट एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट करती है और जिस तरह की मैन पावर चाहिए ये जो प्लेसमेंट एजेंसी है कुछ कमीशन लेकर वो जो मैन पावर है वो प्रोवाइड करवा देती है।
देन आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग या फिर कंसल्टेंसी इसको कहें। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बाहर से लेकर आना, यानी उन एम्प्लॉय को लगाना जो कि ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह से रिलेट नहीं करते, पूरी तरह से वो आउटसोर्स से रिलेटेड हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, स्टेट गवर्नमेंट या कहें हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए हुए हैं जो आपकी सिटीज़ में होंगे, आपकी स्टेट में होंगे, जहां पर जो जॉब सीकर्स हैं उनका डाटा इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास होता है, और जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर की ज़रूरत होती है वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ कॉन्टैक्ट करता है और जितने भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर रिक्रूट कर देता है। देन आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बेसिकली लेबर्स, मजदूर, ये छोटी जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल माने जाते हैं। इनके पास कुछ लेबर का ग्रुप होता है, और ये जो अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ से माल यहाँ से उठाकर वहाँ रखना है, यानी 200, 300, 400 इस तरह से बंडल में जब हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं और इनसे एक पूरा का पूरा ग्रुप ले लेते हैं 50 लेबर्स का या 100 लेबर्स का, तो इनको हम एज अ कमीशन चार्ज करते हैं। इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर की जो पे होती है या जो इनकी सैलरी होती है वो इनकी कट होती है, यानी जो लेबर ये भेज रहे हैं उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा ये अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से जो इंटरनल रिसोर्सेज है और एक्सटर्नल सोर्सेज है, हम इन दोनों को मिलाकर एक बेटर रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपनाते हैं। कहीं कहीं तो ये एक एक करके हम इन मेथड को यूज़ करते हैं और कभी कभी इनका हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। तो ये थे हमारे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े मैंने इजी लिए हैं क्योंकि आपकी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, जब हम आगे प्रीवियस ईयर पेपर का जब एक सीरीज़ लेकर आएंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जस्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपने जो ये टॉपिक पढ़ा उसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप कभी भी इस टॉपिक को ना भूलें। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी यूजुअली हाईलाइट द नीड फॉर स्टैब्लिशिंग, यानी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो कहाँ किस में बनाई जाती है, जॉब स्पेसिफिकेशन में या फिर जॉब एनालिसिस में या जॉब डिस्क्रिप्शन में या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा इसका जॉब एनालिसिस में। जॉब एनालिसिस में ही हम देखते हैं किस तरह की हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगी, कैसे सिलेक्शन हम अपनाएंगे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, यानी उन सारी बातों को हम जॉब एनालिसिस में ही डिस्कस करते हैं। जॉब एनालिसिस के बारे में मैंने सबसे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्या होता है, क्या उसके मेथड होते हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर जनरली द मेन एजेंसीज ऑफ, यानी जो इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास मेनली किस तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट होती है या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है या फिर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट होती है। मैंने बताया था सोर्सेस में कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं वो ज़्यादातर अपने पास प्रोफेशनल एम्प्लॉय रखते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे से मैन पावर ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम दैट माइट अराइज ड्यू टू एक्सेसिव रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलायंस हो जाते हैं, तो कौन सी मेन प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हो सकती है। रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम प्रमोटर कर रहे हैं या अपने ही बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं तो जॉब परफॉर्मेंस वहाँ से बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाई लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर है वो छोड़कर जा रही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने ही एम्प्लॉय को मौका दे रहे हैं, तो जॉब जो आपका एम्प्लॉय है वो बाहर नहीं जाने वाला, तो यहाँ पर जो हाई लेबर टर्नओवर है वो भी नहीं होगी। लैक ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, मैं भी प्रमोट हो सकता हूँ। लेकिन इसका जो राइट आंसर होएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है आंतरिक खतरा भी इसको बोल देते हैं, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये तब अराइज होता है जब एक एम्प्लॉय के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि ये जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए काफ़ी कम समय के लिए रहने वाली है,
यानी उसको आगे फर्दर निकाला भी जा सकता है। अगर हमारी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो न्यू एम्प्लॉय को भी लाया जाता है। यानी जो उसके माइंड में एक डर लगा रहता है, एक इंटरनल फीलिंग आती है, उसी को ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट में। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। हमने पूरा ओवरऑल रिक्रूटमेंट के बारे में समझा, क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस, सोर्सेज, फैक्टर, फैक्टिंग, लास्ट में प्रैक्टिस से क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को क्रैक जेआरएफ विद शाइन अकेडमी को, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें, कौन से टॉपिक पर आके आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में आपका क्या डाउट है, वो सब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पेपर 1 वहाँ पर करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट वहाँ पर है। टेलीग्राम में इसकी PDF डाली जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट। यहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पर MCQ डाले जाते हैं, तो आप ज़रूर इस विजिट करें और इन सबको लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो इसी तरह से ही आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates. लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।